हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है इसका 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये 15 प्रश्न आप लोग अति लघु उत्तरीय में तैयार करके जाना, क्योंकि इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा, इसे याद कर लो। फिर मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है उसे बताऊंगा विद सॉल्यूशन आंसर के साथ। ठीक है, फिर आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दूंगा और आपका पूरा सामाजिक विज्ञान की तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना, जितना मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं उसको नोट करके याद कर लेना। ठीक है, तो यहां पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। ठीक है, और इसको मैंने पढ़ाया भी है ऑलरेडी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं और इसको नोट कर लेना है। ठीक है, लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका योगदान किसका था, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर का। मैं आपको कहता हूं कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये आपका अति लघु उत्तरीय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां अब आप लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क है, नाम आप ध्यान याद रखना। ठीक है, ध्यान से, कि ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क जो था उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो इतना आप याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, और प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम, उन्हें जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो ये पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय में, आई होप कि आपको याद हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, यहां आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, तो आप लोग याद करके ही जाना बोर्ड परीक्षा में। लिखा हुआ है कि रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो रॉलेट एक्ट क्या था ये आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट जो है एक कानून था जो कि भारतीयों पर लगाया गया था। ओके, तो इसको मैं आपको समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आपको यह समझना है कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी, कब की बात है, सॉरी हाँ 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। ये एक कानून है जो कि 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब जो भारतीय लोग थे उस पर कोई भी मुकदमा चलाए बिना, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था। ठीक है, चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था या बंद किया जा सकता था। देखो, ये भारतीयों के लिए बहुत गड़बड़ कानून था। ठीक है, क्योंकि देखो गलती हो या ना हो, केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि ये आपको ध्यान से समझना है, बहुत आसान है कि रॉलेट एक्ट जो था 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, कोई भी मुकदमा नहीं चलता था कि मुकदमे को चलाया जाए और जिसकी जीत हो वही आपका सही रहेगा, लेकिन नहीं, किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, इसे याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ये सारे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स बना लो, इसे आप बार बार रिवीजन करते रहो। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है ये समझो, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। जो असहयोग आंदोलन है उसे क्यों और कब वापस लिया गया ये बताना है। सबसे पहले आपको क्यों वापस लिया गया ये भी पता होना चाहिए और कब वापस लिया गया। सबसे पहले यह समझो कि असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में, कब, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। ये घटना याद रखना, चौरी चौरा की घटना। ठीक है, और कब वापस लिया गया, 1922 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा। तो असहयोग आंदोलन आपका 1922 ईस्वी में आपका वापस लिया गया, और घटना कौन सी है, चौरी चौरा की घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस लिया गया था।
ओके तो याद कर लो आप ये सारे क्वेश्चंस जितना मैंने बता दिया है, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझो यहां कि आपका भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो भूमंडलीकरण होता है या फिर इसे वैश्वीकरण कहा जा सकता है, इससे क्या तात्पर्य है। तो यहां आपको यह समझना है कि एक देश की अर्थव्यवस्था, जैसे एक देश की अर्थव्यवस्था होती है को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, मतलब संपूर्ण देश के जो आपका संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था या फिर पूरे संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, तो ये हमारा है भूमंडलीकरण, और आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग इसे नोट कर लेना और आप लोग बार बार इस क्वेश्चन का रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, यहां हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां आप लोगों को मैं लिख कर समझाऊंगा। ठीक है, यहां आप लोग ध्यान से समझना। यहां सबसे पहले ये सोचो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, जो मिट्टियां होती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं भारत में। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, तो भारत में मैं आपको बता दूं, यहां मैं आपको कुछ मृदाएं बता देता हूं, वही मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। भारत में, ठीक है, भारत में जो जलोढ़ मृदा है, आई होप कि आपको ये सारी मृदाएं पता होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। जलोढ़ मृदा, ठीक है, तो भारत में जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है, काली मृदा भी पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा एंड आपका जैसे लाल व पीली मृदा। ठीक है, देखो लाल व पीली मृदा एक ही मृदा है। ठीक है, जब इसका रंग पीला हो जाता है तो इसे पीली मृदा कहा जाता है, लाल रहता है तो लाल मृदा। ठीक है, एक ही मृदा है, तो लाल व पीली मृदा। एंड आप लोगों को पता होगा लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा। ठीक है, ये हमारा लेटराइट मृदा है। और कहीं कहीं जो आपका मरुस्थल क्षेत्र होता है ना, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहां मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा। और एक मृदा लिख लेना, जैसे जहां झाड़ियां होते हैं, वन होते हैं, वहां वन मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, वन मृदा। तो ये सारी मृदाएं आप मतलब भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी मृदाएं कहां पाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं। जैसे आपके जलोढ़ मृदा आप लोगों को पता होगा, काली मृदा, ठीक है, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एंड वन मृदा, ठीक है, पाई जाती हैं। ठीक है, यहां आप लोग लिख लेना कि ये सारी मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद करके जाना, ये सारे सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये हमारा हो गया कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एक बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है जो जैव और अजैव संसाधन होता है। कौन सा संसाधन, यहां आप ध्यान से समझो, एक होता है जैव संसाधन, ठीक है, कौन सा जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। क्या होते हैं, मतलब जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए, उदाहरण देकर समझाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जैव और अजैव संसाधन की परिभाषा और उदाहरण। तो नाम आप लोग देखो, एक का नाम है जैव संसाधन, एक का नाम है अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो होते हैं, आई होप कि आपको पता होगा कि जिसमें जीव होते हैं, जिसमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, यहां मैंने लिखा भी है कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त होता है। क्या व्याप्त होता है, जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं।
ये आपके जैव संसाधन कहलाते हैं। ध्यान से समझो कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है वे आपके जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए जैव संसाधन का तो आप लोग लिख सकते हो मनुष्य, तो आप जानते ही हो कि मनुष्य जीवन व्याप्त करता है। ठीक है, और इनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। और बहुत सारे हैं जैसे आपके मनुष्य हो गए, और आप लोग लिख सकते हो वनस्पति जगत। क्या लिख सकते हो? वनस्पति जगत, जो आपके वनस्पति जगत होते हैं। और आप लोग लिख सकते हो जैसे आपका प्राणी जगत है, प्राणी जगत। और जैसे आपका पशु है, पशुधन। ठीक है, पशुधन आदि। तो इतना अगर आप याद रखते हो तो बहुत है। ठीक है, जैव संसाधन के बारे में मैंने मनुष्य बता दिया, आपके वनस्पति जगत, प्राणी जगत में जैसे बहुत सारे आते हैं, कुत्ता बिल्ली। ठीक है, सारे पशुधन, तो ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके जैव संसाधन है। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? जैव संसाधन। अब अजैव संसाधन क्या होता है ये भी समझ लो। अजैव संसाधन का मतलब होता है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव होते हैं। ये मेन पॉइंट है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव होते हैं, जिस स्थान पर रहेंगे उसी स्थान पर रह जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, पाचन श्वसन उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वही आपका अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे आप लोग लिख सकते हो अजैव संसाधन, जैसे आप लोग लिख सकते हो चट्टाने। चट्टाने भाई आपका निर्जीव है। ठीक है, चट्टाने लिख दो, मैं बहुत इजी बता रहा हूं आपके लैंग्वेज में। और आप लोग लिख सकते हो धातुएं, धातुएं भी आपका है। तो ये सारे आपके जैव और अजैव संसाधन है। जैव और अजैव संसाधन ये दोनों आप याद करके जाना। इन दोनों में आपका एक ना एक हो सकता है आ जाए, या फिर दोनों साथ में आ जाए, इंपॉर्टेंट है। तो जैव और अजैव संसाधन, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो क्या पूछ रहा है। यहां लिखा हुआ है कि भारत की 4 रबी फसल, जैसे जो भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। देखो, एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल। ये दोनों अलग अलग फसलें हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत की 4 रबी फसलें और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। ठीक है, इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, निम्नलिखित में से रबी फसल है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल है, आपके ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करके ही जाना, क्योंकि आपका अति लघु उत्तरीय भी यहां से आता है और ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा यहां से बनते हैं। ठीक है, यहां आप लोग देखो कि पहले मैं आपको बताऊंगा भारत की 4 रबी फसलें, भारत की 4 रबी फसलें। तो जैसे आपका गेहूं है, गेहूं आपकी रबी फसल है, याद रखना, गेहूं रबी फसल है तो चावल आपका खरीफ फसल है, इतना याद रखना। उल्टा दोनों याद रखना, गेहूं जो आपका है रबी फसल है और चावल जो है आपका खरीफ फसल है। ठीक है, याद करने का ट्रिक देखो, यहां से रा एक अक्षर है, वी एक अक्षर, यहां से गे एक अक्षर, हूं एक अक्षर, यानी कि 2 अक्षर, यानी कि रवि तो आपका गेहूं 2 है, यहां आपका खरीफ खा और री और फा 3 है, तो चा औवा औला चावल तो 3 है। तो रवि आपको क्या होगा? गेहूं होगा, खरीफ क्या होगा? चावल होगा। तो ये एक एक याद रखना है। ठीक है, तो रवि फसलें जैसे आपका गेहूं है, मटर है, चना है, सरसों है, ये सारे आपके क्या हैं? रवि फसलें हैं। ठीक है, तथा आपकी खरीफ फसलों में आपका चावल है, मक्का है, ज्वार है, कपास है, जूट है, मूंगफली है आदि प्रमुख हैं। तो यहां आप एक तो याद ही रख सकते हो, गेहूं आपका रबी फसल है और चावल आपका खरीफ फसल है। ठीक है, तो ये 2 मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और आपको 4 पूछा जाए तो ये सारे याद रखना, जैसे आपके रबी फसल हैं गेहूं, मटर, चना, सरसों। ठीक है, ये आपके 4 हो गए। और खरीफ फसलों में जैसे चावल है, मक्का है, ज्वार है, कपास है, जूट है, मूंगफली, ये सारे आपके खरीफ फसलें हैं। तो आपको याद रखना है रबी फसलें और खरीफ फसलें। ठीक है, ये दोनों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पूछ रहा है कि गहन खेती की 2 विशेषताएं लिखिए। गहन खेती का मतलब होता है बहुत अच्छी खेती। ठीक है, तो गहन खेती की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है कि गहन कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये जरूर लिख देना कि यहां से आपको ये पता चल जाए कि
जैसे जो गहन खेती की पहली विशेषता है, ठीक है, जैसे अधिक उत्पादन के लिए अगर आपको अधिक उत्पादन करना है तो अधिक मात्रा में रासायन खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको अधिक उत्पादन करना है तो उसमें अच्छी तरह से, ठीक है, रासायन खाद का प्रयोग करना पड़ेगा और अच्छी तरह से सिंचाई का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तभी मतलब ज्यादा उत्पादन होगा। तो ये मेन पॉइंट है गहन खेती के लिए। अगर आपको गहन खेती करना है, अच्छे से खेती करना है, ज्यादा उत्पादन करना है, तो यहां सीधा लिख दिया गया है कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद हो गया। दूसरा देखो, दूसरा यहां कह रहा है कि भूमि का आकार छोटा होने के कारण। गहन खेती में क्या होता है, जैसे भूमि का आकार छोटा होता है, जो छोटे किसान होते हैं उनके पास कम खेत होता है, ठीक है, बहुत कम खेत होता है, तो छोटे जो किसान होते हैं, जैसे भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। जैसे भूमि पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे आप लोग देखते हो देहात में भी जहां छोटा खेत होता है वहां थोड़ा सा कुछ और बुआई कर देते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, ताकि वहां से सब्जी ले सकें, खा सकें। ठीक है, तो वही यहां कहा गया है कि गहन खेती करना है तो भाई अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में खनिज, जो आपका रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। और भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। यह है गहन खेती की दो वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता जो आपको याद कर लेना है। रोपण कृषि की भी याद कर लेना, ठीक है, और ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग याद करके ही जाना। ठीक है, यहां आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। लिखा हुआ है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं क्या होता है या किसे कहते हैं। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम दीजिए या फिर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है आखिर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां मैं आपको समझा देता हूं कि जो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। प्राचीन काल मतलब होता है पुराने काल से, पुराने समय से। ठीक है, तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग पुराने यानी कि प्राचीन काल से किया जा रहा है और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के ये सारे परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपके इन स्रोतों में लकड़ी बहुत पुरानी चीज है जिनका उपयोग किया जाता था खाना बनाने में। अब तो नई तकनीक आने लगी हैं, लेकिन पहले लकड़ी से ही खाना बनता था और इसका खाना स्वादिष्ट भी होता था। कोयला जो कि है, आप लोग देख सकते हो, ये सब प्राचीन काल से हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे क्या है, प्राचीन काल से हैं। ठीक है, यही तो आपकी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। और यहां एक क्वेश्चन और इसमें जुड़ा हुआ है कि भारत में जो खनिज तेल है उनके 2 क्षेत्रों के नाम दीजिए। 2 क्षेत्रों का नाम आपको बताना है, तो यहां आप डालना कि भारत में जो मुंबई हाई है, ठीक है, मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, गुजरात और असम जो है प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं, ये याद रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं और भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम दीजिए। तो ये आपके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है कि सड़क परिवहन की कोई 3 लाभ लिखिए। जैसे आप लोग सड़कों पर दिन भर चलते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, गाड़ियां चलाते होंगे, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सड़क परिवहन के 3 लाभ बताइए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और डेली आप काम भी करते हो सड़कों पर, तो फिर आप क्या बताओगे। तो यहां मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि विश्व जो है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क जाल मतलब बहुत सारी सड़कें हैं। सड़क परिवहन की 3 जो प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर आप देखो, जो कि पहला गुण है कि सड़क जो है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें हैं, रेलवे हैं और आपका और बहुत सारे साधन हैं। तो फिर जो सड़क वाले साधन होते हैं वो आपका एक क्या करता है, कड़ी के रूप का कार्य करता है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
ठीक है। यहां दूसरा पॉइंट समझो कि सड़कों का निर्माण जो है लागत कम होती है। जैसे अगर आप सड़कों का निर्माण करना चाहते हो तो उसकी जो लागत है उसमें कम पैसे लगते हैं, कम लागत में भी सड़कों का निर्माण हो जाता है। और यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। जो सड़क है उसको ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि समतल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सड़क का गुण, ठीक है, सड़क के लाभ, सड़क के गुण। तो ये हमारा दूसरा हो चुका है। तीसरा देखो, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सड़क जो होता है घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत अपेक्षाकृत कम है। जो सामान लादने या फिर उतारने का जो किराया है, लागत है, वो बहुत कम है, ठीक है। और अगर आप वायुयान यानी कि आप हेलीकॉप्टर से जाओ तो फिर उसमें काफी ज्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। तो सड़क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सड़क के द्वारा हम छोटे छोटे काम भी करते हैं, ठीक है। कहीं आना जाना है तो सड़कों के द्वारा जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 गुण आपको सड़क परिवहन का, ये VIMP है, याद करके जाना और ये आप लोग गुण याद कर लेना, ठीक है। यहां अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है लोकतंत्र। जो भारतीय लोकतंत्र की आपको 3 विशेषताएं बताना है या 3 विशेषताएं लिखिए। किसका? भारतीय लोकतंत्र का। भारतीय लोकतंत्र जो भारत का लोकतंत्र है उनकी 3 विशेषताएं आपको बताना है। तो फिर हम लोग एक एक को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये लिख देना कि भारतीय लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहली विशेषता अगर बताया जाए तो सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जो सरकार का निर्माण है जन निर्वाचित यानी कि जन मतलब जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होती है। और जो सरकार बनता है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब जनता अगर जो कहे उसे करने के लिए उत्तरदायी भी होता है, ठीक है। दूसरा है राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। एक से अधिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जब हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है, मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक से अधिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जो जीतता है वही बादशाह हो जाता है, ठीक है, वही मुख्यमंत्री हो जाता है, वही प्रधान हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है, ठीक है। यहां देखो चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होता रहता है। मतलब ये जो है चुनाव जो है समय समय पर कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका लगातार चुनाव हो या फिर बहुत वर्षों के बाद हो, समय समय पर कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपको 3 जो है भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं याद रखना है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप याद कर लो। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस आप 100% लिख लो कि आएगा और याद करके जाना, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 11 है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। जो धर्म निरपेक्षता है उससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। धर्म निरपेक्षता का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो ये क्वेश्चन याद करके जाना। लिखा हुआ राज्य का अपना कोई धर्म ना हो। कोई भी राज्य है उसका अपना कोई धर्म ना हो। धर्म निरपेक्षता के अंतर्गत बता रहा हूं कि राज्य का अपना कोई धर्म ना हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सके। मतलब जो राज्य में कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो उसे कोई भी धर्म दिया जाए तो उसे वह अपना सके, और तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव ना करे। तो ये स्थिति धर्म निरपेक्षता कहलाती है। मतलब धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। भेदभाव अगर होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति को धर्म दिया जाए उसे अपना ले, तो वही धर्म निरपेक्षता होता है और ऐसा बहुत कम होता है। तो राज्य का अपना कोई धर्म ना हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति जो हैं स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना ले, ठीक है, अपना सके, तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव ना करें। तो यह स्थिति धर्म निरपेक्षता कहलाती है। याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मैंने VIMP लिखा भी है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न मतलब होता है, याद रखना, मैंने नीचे लिखा भी है गुप्त बेरोजगारी, ठीक। गुप्त बेरोजगारी में बीच में विभेद आपको बताना है। एक होता है खुली बेरोजगारी जिसे खुला किया जाता है, ठीक है, और एक होता है गुप्त बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच आपको विभेद बताना है, अंतर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप हेडिंग डालना खुली बेरोजगारी और लिखना वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम व्यक्ति, जो श्रम यानी कि श्रमिक हैं, ठीक है, जो काम करने वाले हैं, श्रम शक्ति, ठीक है, श्रम शक्ति हो, श्रम शक्ति तो अधिक है
मतलब आपको कहना है वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक है, मतलब वहां काम करने की शक्ति अधिक है, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा है। किंतु वहां का जो ढांचा है वो छोटा है, उसमें आदमी तो बहुत है काम करने वाले, लेकिन काम जो है ना कम है, ठीक है, उतने व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, तो वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता, मतलब खर्च नहीं कर पाता। अर्थात श्रमिक काम करना तो चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता है। यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, ये हमारा हो गया खुली बेरोजगारी, ठीक है, याद रहेगा। खुली बेरोजगारी काफी आसान है, वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में जो श्रम शक्ति तो बहुत है, बहुत अधिक है, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है, वह सारी श्रम शक्ति को खपा नहीं कर पाता। अर्थात जो है श्रमिक काम करना तो चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता, ठीक है। ये बेरोजगारी जो है भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। यहां अब आप लोग देखो, जो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है या फिर गुप्त बेरोजगारी, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों याद कर लेना कि वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम करने में लगे हुए दिखाई देते हैं, काम तो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। भूमि के किसी टुकड़े पर, कोई भी टुकड़ा है, उस पर 8 लोग काम कर रहे हैं। भूमि के एक छोटा टुकड़ा है जिस पर 8 लोग काम कर रहे हैं, किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है। मतलब वहां काम क्या है ना, 5 ही लोगों का है। जितना 5 लोगों के काम करने से होता है वह आपके छुपे हुए बेरोजगार कहलाते हैं। मतलब 5 लोग वह काम कर सकते हैं लेकिन 8 लोग उसी काम को कर रहे हैं। काम करते हुए सभी दिखाई दे रहे हैं कि भैया ये 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वही काम 5 व्यक्ति भी कर सकता था, तो यहाँ 3 लोग वैसे लगे हुए हैं। तो मतलब काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उत्पादन उतना ही होता है, ठीक है। तो वो आपका होता है गुप्त बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी और आपका गुप्त बेरोजगारी, ये दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी परिभाषा क्या होती है, उससे आप क्या समझते हो। प्रति व्यक्ति आय नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आपको मैं समझा देता हूं, आज के बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि किसी देश की कुल आय, किसी देश की कुल आय मतलब होता है कितनी अर्निंग है, कितनी आय है, ठीक है, को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। जैसे किसी देश की अगर आय की बात की जाए 1000 है, ठीक है, कुल आय 1000 है, जनसंख्या कितना है 100 है, ठीक है, तो हम भाग देते हैं, ये हमारा जनसंख्या है, ये देश की कुल आय है, ठीक है। तो यही तो कह रहा है। तो यहां आप 10 काट दो, 10 यहां 10, एक एक व्यक्तियों की आय 10 है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय 10 रुपए है। तो इसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक एक व्यक्तियों का आय। तो अगर आपकी जितनी जनसंख्या है 100 लोग हैं और मैंने एक मोटी मोटा लिया है 1000 आपकी मतलब आय है, तो भाग दोगे तो एक व्यक्ति का 10 ही रुपया तो आएगा। तो मतलब आपको जनसंख्या पता चल जाए और आपकी कुल देश की आय पता चल जाए तो आप एक एक व्यक्तियों की आय पता कर सकते हो। तो ये हमारा है प्रति व्यक्ति आय, जो कि बहुत आसान है, आप लोग याद कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा देखो, यहां आप ध्यान से समझना कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। एक है वैश्वीकरण, मैंने आपको पढ़ाया था अभी भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। अगर आपसे अलग अकेले पूछा जाए वैश्वीकरण तो आपको ये लिखना है जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है, ये चीज लिखना है। ये आपका लॉन्ग है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अति लघु उत्तरीय में। तो वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है, जो वैश्वीकरण है उसका अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, समझ में आया। कह रहा है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है, वही तो वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, सेवाएं और आपका तकनीक तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है।
जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं और तकनीक है, उनका आज एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, इसी वैश्वीकरण के कारण। तथा श्रम का भी आदान प्रदान हो रहा है। श्रमिक जो काम करने वाले हैं एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए चले जाते हैं। आप लोग देखते होंगे इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जबकि वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। यहां कह रहा है जबकि वे अपनी इकाइयां मतलब अपने सामान, सारी चीजें, अपनी बातें संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं, भेजती हैं। ये आपका वैश्वीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वैश्वीकरण के द्वारा। तो ये है वैश्वीकरण, और अपने शब्दों में मैंने स्पष्ट कर दिया। बस इतना अगर आप लिख लोगे तो फिर एक भी मार्क आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, इससे बाहर आपका आएगा भी नहीं। अगर अति लघुत्तरीय की बात की जाए तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये याद रखना, क्योंकि मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग जैसे वन मृदा की विशेषता, मरुस्थलीय मृदा की विशेषता, ये सारे याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया है मृदाएं जो जो पाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना। ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो बताए गए हैं ये बहुत ज्यादा VIMP हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में मैं 100% गारंटी लेता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, और अगर आप ये क्वेश्चंस याद करके जाते हो तो फिर आप समझ लो आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो बहुत जल्दी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का वीडियो आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, ताकि हर स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके और जितना क्वेश्चन मैंने बताया है ये क्वेश्चन याद कर सके। ठीक है, और इसका आप लोग एक नोट्स जरूर बना लेना। नोट्स मतलब आप इसका नोट्स बना के याद करो, जितने क्वेश्चंस बताए गए इसको नोट्स बनाकर याद करो, मेहनत करो। बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो आप लोग मेहनत करो पढ़ाई में। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।